नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। तो चुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। पटना में आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही हैं। सभी विपक्षी दल एकजुट होने की ताक में हैं। वहीं अगर बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2023 में कई प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान जो है वो सुर्खियों में है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ उत्तराखंड से संवाददाता जुड़ चुके हैं विक्रम श्रीवास्तव, लखनऊ से हमारे साथ संजय जायसवाल जुड़ चुके हैं और मध्य प्रदेश से हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़ चुके हैं। वहीं अगर रायपुर से बात करें तो भूपेश टांडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय जी, आपका रुख करना चाहूंगी। विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और 2024 को लेकर इस पर रणनीतियां बनाई जा रही है। अभी तक भी यह बैठक चल रही है, क्या कुछ बैठक में अभी तक इसमें निकलकर सामने आया है? संजय जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सुर्खियों में है। स्टिंग को लेकर उनका यह बयान सामने आया है। हरीश रावत ने कहा है, मेरा जो नुकसान होना था 2016 से 2022 तक, वो हो चुका है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। जिस तरह से 2016 यानी कि 26 मार्च 2016 को एक स्टिंग तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का मीडिया में छाया था, जिस स्टिंग के वजह से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया था। राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हो गया था। 2016 से अब 7 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से स्टिंग को लेकर के जो नोटिस सर्व किया गया है, उनमें से देखिए जो हरक सिंह रावत थे, जिनकी वजह से पूरी सरकार गिरी थी, वो हरक सिंह रावत आज वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। और जिस तरह से 4 जुलाई का जो दिन निर्धारित किया गया है, देखिए अगर पूरे समीकरण को देखा जाए, जिस तरह से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि वो सीबीआई और ईडी के माध्यम से हर उन स्टेटों में जो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता है, जिनकी वजह से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है। हरीश रावत भी जो अपना फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, जो तंज कर रहे हैं, वो भी इस ओर इशारा देखा जा सकता है। जिस तरह देखिए, जैसे ही नोटिस सर्व हुआ, उत्तराखंड के अंदर कई राजनीतिक जो लोग हैं या सोशल मीडिया पोस्ट देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि हरीश रावत, हरक सिंह रावत, क्योंकि हरक सिंह रावत भी एक बड़ा नाम है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं और वो इस वक्त कांग्रेस पार्टी में है। उनकी भी लोकप्रियता उत्तराखंड के अंदर काफी है। हालांकि वो पिछला चुनाव विधानसभा का वो नहीं लड़े थे, लेकिन जिस तरह से वो कांग्रेस में वापस आए हैं और जो उनका पुराना राजनीतिक जो अनुभव रहा है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। और इसी क्रम में तीसरा नाम मदन बिष्ट है। मदन बिष्ट विधायक है। और चौथा नाम जिन्होंने स्टिंग किया था, उमेश शर्मा। देखिए, उमेश शर्मा इस वक्त खानपुर से विधायक हैं, जो उस वक्त पत्रकार थे और जिस तरह से उनकी जो पत्नी है वो बसपा में अभी हाल ही में शामिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो समीकरण है एक एक सीट को लेकर के, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के अंदर मात्र 5 सीटें हैं और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में किसी भी तरह का जो समीकरण है वो ना गड़बड़ाए, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हर स्टेटों में, हर लोकसभा सीटों को लेकर के वो अपना आकलन कर रही है। और जिस तरह से ये 7 साल बाद जो सीबीआई का जो नोटिस मिला है, 4 तारीख को इनको तलब किया गया है, वॉइस सैंपल इनके लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं इस ओर इशारा दे रहा है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस और बनाम भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होती है। और उसी जिस तरह से आपने बताया कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के बाद रैलियां भी होने वाली है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, तो विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर है। क्या लगता है आपको, विपक्ष जिस तरह के बयानबाजी विपक्ष की ओर से सामने आ रही है, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भी कई बयान इसको लेकर सामने आ रहे हैं और कई तरीके के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत एक ऐसा नाम है, एक ऐसा चेहरा है जो किसी भी विधानसभा चुनाव किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं और उनका जो जनाधार है वो उत्तराखंड ही नहीं, वो यहाँ से यूपी, दिल्ली
और अन्य राज्यों में भी हरीश रावत की जो लोकप्रियता है वो बहुत अधिक है। अन्य अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें उत्तराखंड में, जहां तक लोकप्रियता की बात है, हरीश रावत का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के नेतृत्व में और नेताओं में नहीं है जो हरीश रावत का मुकाबला कर सके। और शायद यही वजह है कि एक रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है कि किस तरह से हरीश रावत को जो है जो उनका पुराना जो मामला था, जिस तरह से वो सिंह में कहते हुए नजर आए थे, मैं आंख बंद कर लूंगा जितना आपको लूटना है, तो इस तरह के मुद्दों को वो लेकर के जाए और पब्लिक को ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी तक कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है, उसी तरह से वो कार्य करती रहेगी और आप पांचों जो लोकसभा सीटें हैं वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, उमरिया में 2 विधानसभा सीटें, बांधवगढ़ और मानपुर, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी नजर बनी हुई है और दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है दोनों सीटों को हासिल करने में। धीरेन्द्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? धीरेन्द्र जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ लखनऊ संवाददाता संजय जायसवाल बने हुए हैं। संजय जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आज बड़ी बैठक विपक्षी दलों की, जो बीजेपी विरोधी दल है, उनकी बड़ी बैठक हो रही है। 15 पार्टियां इसमें शामिल हुई हैं। क्या लगता है आपको, एकजुट होकर किसका चेहरा निकलकर सामने आएगा? ये महागठबंधन होगा भी या नहीं भी हो सकता है? इस विषय में आपको बता दूं कि जो विपक्ष की बैठक हो रही है, मोदी वर्सेस पटना कहा जा सकता है इसको, क्योंकि सारा विपक्ष मिलकर मोदी को हराने के लिए बैठक कर रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट हो पाएगा, या ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट, एक राय एक मत हो सकता है। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अपने अध्यादेश को लेकर बात कर रहे हैं कि अब पूरे हमारे अध्यादेश जो हमारे प्रदेश का अध्यादेश पलट दिया गया है, उस पर समर्थन मांग रहे हैं सबसे, और कांग्रेस से कह रहे हैं कि हम अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो हमारे साथ है या नहीं है। वही अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने धारा 370 को लेकर मुद्दा उठाया कि इसमें विपक्ष को हमारे साथ आना चाहिए। तो इस तरीके की चीजों को लेकर जो देखा जा रहा है, विपक्ष एक तरफ तो कह रहा है कि हम लोग एक साथ हैं, एकजुट है, और एकजुट होकर ही विपक्ष जो है सामने आएगा और 2024 का चुनाव लड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी पहले दौर की जो इनकी मीटिंग हुई है, जो नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया है, एक मंच पे लेकर आए, बैठक भी हो रही है, सब कह रहे हैं कि हम एक साथ है, लेकिन जो उनकी राय है, जो उनकी मंशा है, वो कहीं मिलती नहीं नजर आ रही। जैसा है कि जो है दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना चाहिए। तो इस तरीके की बातों को देखते हुए इस बैठक को लेकर तमाम तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। वही ये भी देखिए, आप बात करिए पंजाब की और दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को वहां बोल रहे हैं कि कांग्रेस यहां पर छोड़ दे। अगर हम बात करें बंगाल की, तो ममता बनर्जी बोल रही है कि कांग्रेस यहां से चले जाए। कांग्रेस कहां जाएगी? देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी एक तरफ बात कर रहे हैं कि एकजुटता से ही बीजेपी को हराया जा सकता है, नफरत जो बीजेपी फैला रही है उसे मोहब्बत से हराया जा सकता है। वही दूसरी ओर एकजुटता की बात तो हो रही है, लेकिन कांग्रेस को सभी साइड कर रहे हैं। सभी बोल रहे हैं कि आम आदमी, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि पंजाब छोड़ दे, दिल्ली छोड़ दे, ममता बनर्जी बोल रही हैं कि बंगाल छोड़ दे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यूपी छोड़ दे। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर इस विपक्ष की बैठक की बात करें और सबसे बड़ा फायदा किसको होने वाला है, अगर विपक्ष एकजुट होता है तो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस हर जगह मजबूत नहीं है। कुछ प्रदेशों में मजबूत है तो कुछ प्रदेशों में मजबूत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विपक्ष एक साथ होता है तो कांग्रेस किस पार्टी को कितनी तरजीह देगी, कौन कौन सी पार्टियों को जो प्रदेश में जो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है उनको कितनी सीटों पर लड़ने देगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही आके यहाँ पे जो है जो भिड़ता है, जो आपस में टकराव की दिशा दिखाई देती। अखिलेश यादव क्यों कहेंगे कि हम कांग्रेस को यहाँ पे तवज्जो देंगे, जबकि अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर जनादेश देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जनादेश ज्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अलग करके उसके बाद देखा जाता है तो जनादेश स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा दिखाई देता है, उसका समाजवादी पार्टी का ज्यादा दिखाई देता है। तो कांग्रेस कैसे उसको, कांग्रेस कहेगी कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी कहेगी कि हम ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे। बात मुद्दे यही आएगा कि टकराव यहीं पे होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों के लिए लड़ाई लड़ती है कि हमें इतनी सीटें चाहिए। फिर भी अगर विपक्ष एकजुट होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो कांग्रेस को होने वाला है। जी।
जी बिल्कुल संजय जी, हमारे साथ रायपुर संवाददाता भूपेश टांडिया भी बने हुए हैं। भूपेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रायपुर में दौरा चल रहा है, दुर्ग में भी वो वहां गए थे, जनता का उन्होंने संबोधन किया और कई तरीके के बयान गृह मंत्री अमित शाह के सामने आए हैं। उनका कहना है कि विपक्ष जो चाहे कर ले, बीजेपी को हराना संभव नहीं है। बिल्कुल ऋषिका, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 4 महीने का समय है, अब चुनाव को बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस तरह से में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, लगातार जो केंद्रीय नेताओं का जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इसी के तहत जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनका दौरा दुर्ग जिले पर हुआ था। दुर्ग जिले में कई तरह के जो पलटवार हैं वो कांग्रेस सरकार पर उन्होंने किया। इसी पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस पर लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो अब शुरू हो गया है। जिस तरह से केंद्र सरकार जो केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर, महापुरुष को लेकर अभी विवाद चल रहा है, उसको लेकर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उनका भी बयान सामने आया था ऋषिका। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी चाहे भगवा रंग की बात करे या फिर पठान की बात करें, समाज की स्थिति जिस तरह से बन रही थी उसका विरोध तो करते नजर आ रही थी, लेकिन अब जो अमित शाह आए थे इस पर आखिर क्यों नहीं बोले। तो कहीं ना कहीं जो फिल्म विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा था ऋषिका। जिस तरह से उल्टी गिनती की बात करें तो उल्टी गिनती कांग्रेस की शुरू होने की बात अटल जिस तरह से कहा गया था उसको लेकर जो छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं अमरजीत भगत, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आने वाली है, ताकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत मिली, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बम्पर जीत मिली, इससे कांग्रेस पार्टी का जो मनोबल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल भूपेश, अगर विधानसभा चुनाव की भी बात करें तो इसी वर्ष में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और कांग्रेस में सत्ता और संगठन के विवाद पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनका भी कहना है कि सत्ता पलट हो सकती है और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। बिल्कुल ऋषिका, लगातार हम आपको बताते नजर आ रहे हैं, अपने दर्शकों को बताते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस साल कड़ी टक्कर देखने के लिए मिलने वाली है। क्योंकि बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी पिछली जो विधानसभा सत्र की बात करें तो केवल 15 सीट ही हासिल हो पाई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है इस बार वो जो सीट है उसको बढ़ाने का जो दौर है वो लगातार का प्रयास लगा रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम ओम माथुर के दौरे की बात करें या फिर जो केंद्रीय गृह मंत्री उनके दौरे की बात करें, लगातार सभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की जो हार है वो पक्की बताई जा रही है। केंद्र सरकार के जो चेहरे हैं उसको प्रमुख मानकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वहीं हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता और सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो चेहरे हैं उसको कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से चेहरा मानकर चल रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो 50+ योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें नरवा गरबा घुरवा बारी समेत जो गोधन न्याय योजना और साथ ही बात करें तो जो तेंदुपत्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो वेतन में वृद्धि की गई है, ये तमाम जो योजना और मुद्दे रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में, जिसको जनता के बीच कांग्रेस की जो नेता है वो जाने वाली है। तो एक तरह से कह सकते हैं ऋषिका की छत्तीसगढ़ में इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। जी ठीक है भूपेश, अब वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ संवाददाता देहरादून से विक्रम श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए हैं। विक्रम, जिस तरह से आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये जो बयान चर्चाओं में है और जिस तरह से 5 सीटों पर इस बार नजर बनी हुई है कांग्रेस की भी और बीजेपी की, और बीजेपी लगातार जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में वापस से बीजेपी की सरकार, और जिस तरह से 2024 चुनाव में बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर, किस तरह से देखा जा रहा है और उत्तराखंड में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अगर आज के दिन को अगर देखा जाए तो आज सबकी निगाहें पटना पर लगी हुई है। पटना में जिस तरह से 15 विपक्षी दलों के जो वरिष्ठ नेता है वो वहां पर बैठक कर रहे हैं और बैठक के बाद उनकी जो रणनीति है
उसमें बदलाव होगा। लेकिन देखिए उत्तराखंड का जहां तक हम जिक्र करें, जी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनके बीच जो है वो मुकाबला देखा जाता है। अन्य अगर पार्टियों की बात करें, यूकेडी है, बसपा जी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, इतना बड़ा इनका जनाधार नहीं है। किसी भी लोकसभा सीट पे जो है किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। खास करके 2 ही जो पार्टियां हैं उनके बीच यहाँ पर चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात है, गठबंधन का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड में गठबंधन ना कांग्रेस करेगी ना भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन देखिए अगर उत्तराखंड से अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड से लगा हुआ है उधर की तरफ अगर रुख करते हैं, या हम हिमाचल का रुख करते हैं, हिमाचल में भी कांग्रेस की इस वक्त सरकार है, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम जब उतरते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो जनाधार है वो कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत है। जाहिर सी बात है कांग्रेस उन सीटों पर जो है वो गठबंधन में जाएगी। और जिस तरह से यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में कांग्रेस को अगर अपने आप को खुद को जीवित करना है तो उसे कुछ जिन सीटों पर वो पहले से लड़ती हुई आई हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि वो जीतेंगे, उनके अलावा अगर वो यूपी के अंदर अन्य सीटों पर अगर अकेले वो चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में भले ही उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा चुनाव आएंगे, जाहिर सी बात है उसका लाभ कांग्रेस को वहां पर मिलेगा। अगर कांग्रेस जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उत्तराखंड में 2 ही राष्ट्रीय पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस, और जिस तरह से कांग्रेस पलटवार कर रही है बीजेपी पर, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कांग्रेस सीटों पर सत्ता पा सकती है। देखिए हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले 2 बार से दोनों जो लोकसभा चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव को देखा जाए या लोगों की जो समस्याएं हैं उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मोदी फैक्टर था उसमें गिरावट देखने को मिली है। और वो गिरावट का कारण, मुख्य कारण ये है जो आम जनमानस से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आम जनमानस से जुड़ा हुआ जो भी काम है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है उसमें उसको बदलाव करने की आवश्यकता है। वो अपनी पुरानी रणनीति के तहत जो है वो कार्य कर रही है। यानी कि अगर मन की बात को कहा जाए तो पहले जब मन की बात प्रधानमंत्री करते थे तो आम लोग उसको सुनते थे, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम करते हैं उसको सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखिए रणनीति में भारतीय जनता पार्टी को बदलाव करना होगा। और जहां तक विपक्ष की मैंने बात की, कुछ समय से अगर देखे तो भारत जोड़ो यात्रा, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसे फ्लॉप यात्रा कहती हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस की एक नई ऊर्जा जो है वो दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो पुराने लीडर थे जो अपने घरों में बैठे हुए थे, या वो नेता जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे लेकिन वो सामने नहीं आते थे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और जिस तरह से हिमाचल और फिर कर्नाटक में जो जीत मिली है उससे कांग्रेस के अंदर एक मजबूती दिखाई दे रही है। और जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस इस वक्त सामने जा रही है, देखिए अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य मुद्दों पर देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष के ऊपर हावी है। लेकिन ठीक है विक्रम, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मध्य प्रदेश से संवाददाता धीरेन्द्र भी बने हुए हैं। धीरेन्द्र, 2 विधानसभा जो सीट है उन पर बात की जा रही है, बांधवगढ़ और मानपुर, इन दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का तगड़ा मुकाबला चल रहा है। किन मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, और बाकी अन्य पार्टियों की क्या कुछ प्रक्रिया है इस पर? देखिए ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, उमरिया जिले का 2 विधानसभा मानपुर और बांधवगढ़ आता है जो लगातार 20 वर्षों से भाजपा के ही कब्जे में है। मानपुर से कैबिनेट मंत्री मीना सिंह और बांधवगढ़ से शिवनारायण सिंह यहाँ के विधायक है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बड़ा अलग रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी का जो जो इनका कार्यकाल रहा है अलग रूप देख रहा है। यहाँ का जनता है मुख्य रूप से जो पूर्व नल जल योजना हो, चाहे यहाँ रोजगार की समस्या, यहाँ चस की तस बनी हुई है। यहाँ की जनता कुछ न कुछ देखा जा रहा है कि ये कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा मतलब पूर्व की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही अभी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक योजना निकाली गई जिसमें लाडली बहना योजना, उस पर फिर झुकाव महिलाओं का, अभी हमने कुछ महिलाओं से बात किया था तो उसमें फिर महिलाओं का झुकाव फिर भाजपा की ओर देखा जा रहा है। अभी 27 तारीख को ही उमरिया जिले के बगल में शहडोल जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 27 तारीख को हो रहा है, जो आदिवासी सम्मेलन के रूप में देखा जा रहा है।
और कांग्रेस का कहना है ये चुनाव का नजर रखते हुए नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है, जिससे जी भाजपा बिल्कुल को धीरेन्द्र, जिस उत्साहित। तरह से हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो विंध्य क्षेत्र को लेकर भी मांग चल रही है, इसका बीजेपी को कितना घाटा उठाना पड़ेगा? देखिए, मैहर विधायक जो त्रिपाठी जी हैं वो लगातार अनशन पर भी बैठ चुके हैं और लगातार मांग भी कर रहे हैं, और भाजपा के होते हुए भी कई बार उनकी कहासुनी भी हो चुकी है। हाल में अभी आपने देखा होगा कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने लगातार मांग करके शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा, नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा, कई इस मुद्दे पर लिखा, जिसमें अभी आपने उन्होंने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम भी कराने को किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसकी सत्ता गलियारे में देखा जाए तो ये बात आ रही है कि जानबूझ के भाजपा ने इनको धीरेन्द्र शास्त्री जी को मना किया है, क्योंकि वो एक माहौल बना रहे हैं विंध्य क्षेत्र बनाने के लिए। ये कांग्रेस का कहना है, लेकिन जो माहौल देखा जा रहा है इस और सरोज क्षेत्र में इतना इसका प्रभाव नहीं है, लेकिन आप देखें तो मैहर सतना और इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसमें अगर मांग नहीं होती तो कुछ नुकसान भाजपा को देखा जा सकता है। तो इसका कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है। जी, अगर देखा जाए, अगर नारायण त्रिपाठी एक कद्दावर नेता हैं, अगर वो नाराज चलते हैं तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा कांग्रेस को देखा जा सकता है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ प्रक्रिया सामने आ रही, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी उतर रही, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे सशक्त तरीके से चुनावी मैदान में है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली क्षेत्र है, यहाँ आम आदमी पार्टी की नगर निगम अध्यक्ष बैठी हुई हैं, और इस क्षेत्र में भी कुछ जैसे उमरिया जिले के 2-3 पार्षद आम आदमी पार्टी का है, जिससे आम आदमी पार्टी का भी हौसला बुलंद है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के जो ये उमरिया जिले के बांधवगढ़ और मानपुर विधानसभा, यहाँ से उनके अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जिसमें ये देखा जा रहा है। अब देखिए, ये अभी वो नई एक पार्टी ग्रुप ने अपनी तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश में, खासकर इस क्षेत्र में उनका इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन वो प्रयासरत हैं, लगातार जन जन के तक अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, और लेकिन जहां तक अभी एक चर्चा की गलियारे बन रही है, जो अभी बैठक विपक्षी दलों की चल रही है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर कांग्रेस को केजरीवाल का साथ मिलता है तो केजरीवाल जी अपनी यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अब देखिए कितनी सहमति बन पाती है, कितनी इवेंट नहीं बन पाती है, ये देखने वाली बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी का थोड़ा असर अगर पड़ता है तो कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है। अगर आम आदमी पार्टी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, देखिए अगर सहमति बन पाती है तो कांग्रेस पर इसका जाहिर सी बात है असर पड़ेगा, लेकिन क्या कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी इसको प्रैक्टिस के तौर पर ले रही है? 2028 पर मेन फोकस है अरविंद केजरीवाल का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रैक्टिस तौर पे ही लिया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की वर्चस्व दिखाई दे रहा है। हो सकता है 2-4 सीट यहाँ वहाँ हो सकती है, लेकिन मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। बस जो पार्टी की, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। अब कितनी वोट वो भाजपा का काट सकती है, कितनी कांग्रेस की काट सकती है, ये देखने वाली बात है, लेकिन नुकसान कहीं देखा जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान ही होता दिखाई देगा। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संजय जायसवाल भी बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से बीजेपी की प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि बीजेपी को इसका खास असर पड़ रहा है विपक्षी दलों की ये जो बैठक हो रही है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि कुछ भी हो जाए विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता, और अगर एकजुट होता भी है तो उनके लिए आसानी होगा कि उनके सामने एक ही चेहरा होगा चुनाव लड़ने के लिए 2024 में। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। वो इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जो विपक्ष है वो एकजुट की तरफ बढ़ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष चाहे बैठक कर ले, चाहे उठा बैठक कर ले, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है एकजुट होने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए कि किसी भी तरीके से मोदी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। जबकि राय नहीं मिल रही है, जिस हिसाब से अभी जो सूत्र निकल के आ रहे हैं, जो बैठक हो रही है उसमें सूत्र निकल के आ रहे हैं कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो बात नहीं बन पा रही। वहीं उमर अब्दुल्ला भी अपनी बातों को रख रहे हैं कि हमारे मुद्दों को ध्यान किया जाए। इस तरीके की बातों को अगर देखें तो जो विपक्ष है, नीतीश कुमार तो ये लगे हुए हैं कि सबको एक किया जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक किया जाए, क्योंकि अगर विपक्ष एक होता है तो सबसे बड़ा फायदा जो है कांग्रेस को होने वाला है। और साथ में जो विपक्ष में जो और जो पार्टियां, जो प्रादेशिक पार्टियां
जो प्रादेशिक पार्टियां जुड़ेंगी उनको भी कहीं ना कहीं एक मजबूती दिखाई देगी। जी एक बिल्कुल सवाल संजय उठता जी, है कि जिस तरह से जी, आपने अभी सुना चर्चा में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे और हमारे संवाददाता ने जिस तरह से बताया आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे थे। हालांकि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का तगड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब कहीं भी पीछे नहीं है, वो लगातार अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना वर्चस्व आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगा, क्योंकि सपा भी जहां है अब पीछे होती जा रही है, बसपा का भी कुछ खास फोकस दिख नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में से बीजेपी पर ही मेन फोकस है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से आगे आ रही है, कितना उभरता हुआ देखेंगे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी की बात अगर उत्तर प्रदेश में करते हैं तो इससे पहले वो लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, एक भी सीट नहीं मिली थी, खाता नहीं खुला था। विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है, उसका खाता नहीं खुला था। लेकिन अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव में उसने आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक दे दी थी उत्तर प्रदेश में, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का मन जो है बढ़ा था कि जो है अब हमने उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर दी है। तो उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर दी है और लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, स्वाभाविक सी बात है चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन इनका मजबूत होता है, गठबंधन आगे बढ़ता है तो जो है ये जो विपक्ष अगर एकजुट होता है तो भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अगर नहीं होता है तो भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर पूरे देश की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जनाधार अभी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी बिल्कुल नई पार्टी कही जा सकती है राजनीति के उससे देखा जाए तो। इस वजह से आम आदमी पार्टी को लोग जानते हैं, अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, उनकी नीतियों को जानते हैं। लेकिन अगर वोट बैंक की बात करें तो वोट बैंक अभी उनके पास नहीं है, उनकी नीतियों को तो लोग समझते हैं। लेकिन एक जब वोटर होता है, जब वोट देने के लिए घर से निकलता है तो वो सोचता है कि मेरा वोट बर्बाद न जाए, हम उस पार्टी को वोट दे या तो विपक्ष में मजबूत दावेदारी पेश कर सके या सत्ता में आए, और न वो विपक्ष के रंग रूप में आ पाएगी और न सत्ता में आ पाएगी। इसी वजह यही कारण है कि आम आदमी पार्टी और कहीं ज्यादा भी स्थान अपना नहीं बना पा रही। अब देखना होगा कि लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी उनकी पार्टी अपने लोगों को उतारेगी, अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और प्रदेशों में ठीक है संजय जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर बात करें हम कांग्रेस की, अगर मान लीजिए महागठबंधन ये होता है आज की चर्चा के बाद, तो क्या लगता है आपको कितनी सीट किसके पाले में आएंगी? क्योंकि कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट देने को तैयार है या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को सीट देंगे? क्योंकि राहुल गांधी का बड़ा चेहरा है जो सामने निकल कर आता है। जी बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये विपक्ष का जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। जो बात पहले कही गई थी कि जो जिस क्षेत्र में मजबूत होगा उस क्षेत्र से वो पार्टी लड़ेगी, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं लड़ ही नहीं पाएगी। अगर बंगाल में देखें तो ममता बनर्जी सीटें मांगेंगी, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सीटें मांगेंगे। पंजाब में देख लीजिए तो भगवंत मान सबसे ज्यादा सीटें मांगे। तो जिन प्रदेशों की भी बात करें तो हर प्रदेश में प्रादेशिक पार्टी जो है अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है। तो सवाल उठा कि कांग्रेस कहाँ से चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सब स्वाभाविक सी बात है अगर वो विपक्ष एकजुट होता है तो सबसे ज्यादा चुनाव कांग्रेस जी बिल्कुल संजय जी, अगर हम बात करें बयानबाजी की तो जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी की तरफ से अध्यादेश को लेकर अल्टीमेटम दिया गया था कांग्रेस को कि अगर अध्यादेश का मुद्दा नहीं उठाया गया तो वो बीच बैठक में से उठकर चले जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से नारे भी लग रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि पीएम के लिए चेहरा उन्होंने अरविंद केजरीवाल का दे दिया हो, अगर सीटों को लेकर इस तरीके का विभाजन सामने आएगा तो बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल, अगर विपक्ष एकजुट पूरी तरीके से नहीं हो पाता स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत बड़ा फायदा उठाने वाली है। विपक्ष की एक एक कारगुजारी पर जो बैठक चल रही, एक एक चीज पर निगाह रखे हुए कि किन किन बातों पे बात हो रही, किन किन मुद्दों पे चर्चा हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत मजबूत रहती है। जो उनके पास मुद्दा सबसे कमजोर पड़ेगा उसी मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुनाना चाहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब जैसे अरविंद केजरीवाल है अध्यादेश को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे आज जो अध्यादेश पलटा गया है उस पर सारा विपक्ष एकजुट हो, कांग्रेस उस पर सहमति नहीं दिखा रही। आज भी कह रही कि इस मुद्दे को जो है, जब खड़गे ने बयान दिया कि जो है जो ये मुद्दा है ये रोड पर नहीं होना चाहिए, जब सदन चालू होगा तब वहां पे होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर ये खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं कि हम आपका साथ है या हम आपके साथ नहीं है। इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल असमंजस में, जबकि इन्होंने कहा था कि अगर हमारा सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो हम वहां से निकल कर वापस आ जाएंगे, लेकिन ना उनको सपोर्ट मिल रहा है और ना उनको जो है ना किया जा रहा है। इसी बात को लेकर वहां पर साथ में और जो वहां के जो बैठक है उसमें कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट होकर ही साथ में रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे ठीक है रहेगा? संजय जी, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता भूपेश टांडिया भी लगातार बने हुए हैं। भूपेश, अगर विपक्षी दलों की हम बात कर रहे हैं, ये जो बड़ी बैठक
पटना में आज चल रही है, जिसमें सभी दल अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं और एकजुटता की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें हम, जिस तरह से 2028 पर अरविंद केजरीवाल का फोकस है, छत्तीसगढ़ में कितना वर्चस्व आम आदमी पार्टी का देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऋषिका, छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का कहीं ना कहीं गढ़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, तो बात करें अभी पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, वो ताल ठोक कर कह रही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वो सत्ता हासिल कर रहे हैं। एक बार इतिहास को दोहराने की जो तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को साधने के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और 9 वर्ष के जो कार्यकाल है, स्वर्णिम काल बताते हुए लगातार जनता के बीच जाकर जिस तरह से कार्य किया है 9 वर्षों में, उन जो कार्यकालों को बताने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है ऋषिका। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी डोर टू डोर छत्तीसगढ़ में कैंपेन चलाई है और कैंपेन चलाने के साथ साथ एक बड़ी रैली भी छत्तीसगढ़ में होने वाली है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस रैली में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले राजधानी रायपुर के जोरा ग्राउंड में ये रैली एक बार हुई थी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों की संख्या में जो आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो शामिल हुए थे। बात करें ऋषिका तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की जो सक्रियता है और डोर टू डोर जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, और हालांकि आम आदमी पार्टी तो कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व बचा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का शुरू से छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस वर्ष 75+ सीट पाने का जो लक्ष्य है वो बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हालांकि उन्होंने सीट कोई प्रमुख निर्धारित तो नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनकर रहेगी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस तरह से देखने के लिए मिलने वाला है। जी बिल्कुल भूपेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर बात करें गठबंधन की तो क्या ये देखने को मिल सकता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ महागठबंधन में आ रही, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और आगे भी वो सत्ता में आने के लिए दावे कर रही है कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में। जी आपको बता दूं ऋषिका कि छत्तीसगढ़ में जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपने दमखम से चुनाव लड़ती आ रही है और किसी भी तरह से कोई गठबंधन अब तक की छत्तीसगढ़ में बनने का जो सामना है वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है और अपना एक तरह से कहें तो वर्चस्व केवल बचा पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये शुरुआती चुनाव उनका रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी भारी दमखम के साथ इस वक्त चुनावी मैदान में उतरने वाली है। एड़ी चोटी का जोर है जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, तो कहीं ना कहीं केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस की जो मुकाबला है वो दिखने वाली बात होगी इस बार। हालांकि हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से मैदान में उतरा है और डोर टू डोर जिस तरह से प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, वो दावा कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ और बनाने की जो बात है वो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। जी बिल्कुल भूपेश, देखा जाएगा क्योंकि चुनाव का दौर है तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और देखेंगे आगे विधानसभा चुनाव में क्या होगा। बात करें लोक निर्माण विभाग की तो लोक निर्माण विभाग ने 1072 पदों पर भर्ती की स्वीकृति जो है वो यहाँ पर दे दी है। इस मामले पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल ऋषिका, छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, जो रिक्त पद खाली थे उन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। चाहे शिक्षा विभाग की बात करें या फिर एसआई की पदों की बात करें या फिर जो उप अभियंता पदों पर अभी जो भर्ती निकली है और इससे पहले जो विद्युत विभाग में भर्तियां निकली है, ये जो तमाम भर्तियां है ऋषिका ये इसलिए अटकी हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं जो आरक्षण का जो मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में जो 72% का जो आरक्षण देने की जो बात कही गई थी विधानसभा में पारित तो किया गया था, लेकिन राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर न करने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया था और ये जो आरक्षण का जो मामला है वो अब सॉल्व हो चुका है। 56% जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ में देने की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। अब इस आरक्षण की जो मामले हैं सॉल्व होने के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार जो रिक्त पद है उस पर भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और इसी सिलसिले में जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो सहायक उप अभियंता के जो पद है
वो भरने की जो कवायद है वो की जाएगी ऋषिका। और कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो युवा लगातार जो तैयारी कर रहे थे वो अब इस एक तरह से ये जो भर्ती प्रक्रिया निकलने के बाद काफी खुशी का जो माहौल है वो देखा जा रहा है। पूरी ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो व्यापम के माध्यम से की जानी है ऋषिका। तो कहीं ना कहीं अगले 1 से 1 महीने के अंतर्गत ये तमाम जो जितने भी पद हमने आपको बताए, हजारों पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी और व्यापम के माध्यम से जो परीक्षा है वो ली जाएगी ऋषिका। जी बिल्कुल भूपेश, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। एक आखिरी सवाल धीरेन्द्र मैं आपसे लेना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है और कह सकते हैं विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद पीएम मोदी करने वाले हैं और आदिवासी वर्ग को यहाँ पर साधा जा रहा है। देखिए, पहले आपको बता दें 27 तारीख धार डिस्ट्रिक्ट में मोदी जी का कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन शहडोल जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए कार्यक्रम परिवर्तन करके शहडोल को इसका कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर उन्होंने चुना गया है। और एक और बात बता देता हूँ, अभी ये मध्य प्रदेश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस का भी यहाँ शुरुआत भोपाल से इंदौर और जबलपुर से इंदौर के लिए मोदी जी द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके चलते ये देखा जा रहा है कि मुख्य रूप से चुनाव का, विधानसभा चुनाव को देखकर ही ये सब किया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। इसका असर तो इस चुनाव में पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसमें भाजपा को फायदा हो सकता है। और 27 जून की तैयारियां अभी भी जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जहां देखा जाए तो उमरिया, अनूपपुर और रीवा, यहाँ से पूरे अपने कार्यकर्ता जोर शोर से पूरी तैयारी कर रहे हैं और शहडोल पहुंचने के अपनी पूरी तैयारी के साथ नरेंद्र मोदी जी के स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पूरी तैयारी एक साथ कर रहे हैं, जिसको देख के लगता है कि पूरी विधानसभा और आने वाले 2024 में लोकसभा की तैयारी भी इस शंखनाद के साथ होने जा रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धन्यवाद। तो संवाददाताओं से हमने अभी जानकारी ली। हमारे साथ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, लखनऊ और रायपुर से संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें चुनाव को लेकर तमाम जानकारी दी। किस तरह से विपक्षी दलों की बैठक की जा रही है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की और बाकी अन्य पार्टियों की भी पूरी तैयारी है। पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में दोनों पार्टियां हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।